बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने रिटर्न्स के चैप्टर का आगाज़ किया था और हमने सबसे पहले ही देखा था कि हु इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न। अब ये चैप्टर ज़्यादातर आपने रटा लगाना है, याद करना है। इसमें कॉन्सेप्ट कहीं कहीं नज़र आ रहे हैं और बाकी चीज़ें हमें याद करनी है, जिसको हमें लेकर चलना है। फिर हमने समझा था कि क्या रिटर्न कब मांगी जा सकती है, कब रिटर्न नहीं मांगी जा सकती। ये सारे छोटे छोटे से सवाल भी हमने इसके साथ अटैच कर लिए थे। और रिवाइज रिटर्न का कॉन्सेप्ट भी हमने कल पढ़ लिया था। हमने आज पढ़ना है, ये वाली बात भी हो गई, ये नहीं हुई थी। अच्छा, यहाँ से चलते हैं। हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड व्हेन फाइलिंग अ रिवाइज रिटर्न ऑन अकाउंट ऑफ टैक्स एवेडेड, डिफॉल्ट, सरचार्ज एंड पेनल्टी। ये असल में एक कॉन्सेप्ट है। उसूलन ये यहाँ नहीं लिखा होना चाहिए, आगे जाके आना चाहिए, लेकिन क्योंकि सेक्शंस जैसे चल रहे हैं, वो कह रहा है यार आगे हमने ना आज पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह ताला। जब हम रिटर्न जमा करवाएंगे तो उसके बाद क्या काम होना है। हमने रिटर्न सबमिट करवा दी, उसके बाद कमिश्नर ने इस रिटर्न का एक किस्म का आप समझें ऑडिट करना है। इसको चेक करना है कि जो हमने इंफॉर्मेशन दी है, उस चेक करने का नाम है असेसमेंट करना। तो असेसमेंट की बात करके फिर इस स्लाइड को पढ़ेंगे, फिर ये बात समझ आएगी कि असल में क्या बात हो रही है। फिर एक लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है कि जी हमने कहाँ से पेमेंट करनी है, तो बिजनेस बैंक अकाउंट से पेमेंट करनी है, इस अकाउंट को डिक्लेयर करना है। ये भी कोई अलग से बात नहीं है। हम सारा इनकम फ्रॉम बिजनेस और बार बार ये बात करके है ना कि जी ये अमाउंट क्रॉस चेक से पे करें, फुला करें। तो यहाँ लिखा हुआ है कि भाई टैक्स पेयर जो है वो डिक्लेयर कर दे अपना बिजनेस अकाउंट, हमें बता दे कि ये मेरा बिजनेस अकाउंट है, फिर इसका मतलब है उस अकाउंट से ये पेमेंट होनी है सारी की सारी जो हम पीछे पढ़ कर आए। अब एक अहम कॉन्सेप्ट आ गया, वेल्थ स्टेटमेंट। एक हमने रिटर्न जमा करवानी है, रिटर्न के पर्टिकुलर्स हमने देख लिए कि क्या क्या करवाने हैं। उसके साथ आ गया वेल्थ स्टेटमेंट। वेल्थ स्टेटमेंट एक वक्त था पाकिस्तान के अंदर एक और टैक्स होता था विच इज कॉल्ड वेल्थ टैक्स, कि जो वेल्थ के ऊपर टैक्स लगता था, जिन लोगों की वेल्थ ज़्यादा है उन्हें वो टैक्स भी पे करना पड़ता था। लेकिन फिर मुशर्रफ दौर में आकर उन्होंने वेल्थ टैक्स को ख़त्म कर दिया। लेकिन अभी भी वेल्थ स्टेटमेंट वहाँ मौजूद है। उस वक्त तो वेल्थ स्टेटमेंट इसलिए लगाई जा रही थी कि इसकी बेस पर वेल्थ टैक्स कैलकुलेट होना था। लेकिन आज इसका मकसद ये है कि अगर किसी बंदे के हम एसेट्स पूछेंगे, आप अक्सर एक लफ्ज़ सुनते हैं ख़बरों में, एसेट्स बियॉन्ड मीन्स, यानी ज़राए से ज़्यादा इसके पास एसेट्स हैं। एक बंदा कहता है भाई मेरी साल की इनकम है 40 लाख रुपया, लेकिन असासों में इजाफा हुआ है इस साल 5 करोड़ रुपया। तो उससे पूछेंगे ना यार बाकी के पैसे कहाँ से आए। लेकिन ये जब भी पूछा जा सकता है जब आप उसके एसेट्स डिक्लेयर करवाएं उससे। तो वेल्थ स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो आपसे दो चीज़ें डिक्लेयर करवाती है। नंबर 1 आपके एसेट्स, नंबर 2 आपकी लाइबिलिटीज। वेल्थ स्टेटमेंट कंटेन्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर: टोटल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पर्सन, हिज स्पाउस, माइनर चिल्ड्रन एंड अदर डिपेंडेंट ऑन द डेट स्पेसिफाइड इन द नोटिस, अगर नोटिस के अगेंस्ट जारी है। अदरवाइज हमने रिटर्न जमा करवानी है कौन सी तारीख की, जनरली 30 जून की, जैसे 2023 की, ठीक है ना। रिटर्न फाइल करने की डेट क्या, कल हम देख के गए थे कि 30 जून की रिटर्न जनरल आम इंडिविजुअल 30 सितंबर को जारी होगी। 30 सितंबर को हमने वेल्थ स्टेटमेंट भी जमा करानी, ये लास्ट डेट है। उस पर बताना है कि 30 जून को टोटल एसेट्स मेरे क्या थे और लाइबिलिटीज कितनी थी। ऑफ द पर्सन का मतलब है एसएससी, हिज स्पाउस, माइनर चिल्ड्रन एंड अदर डिपेंडेंट ऑन द डेट स्पेसिफाइड इन द नोटिस। ठीक होगी बात जी। नंबर 2, एसेट ट्रांसफर्ड बाय द पर्सन टू एनी अदर पर्सन ड्यूरिंग द पीरियड स्पेसिफाइड इन द नोटिस। अब ये ड्यूरिंग द पीरियड स्पेसिफाइड इन द नोटिस को काट दें भले, हमने ये चीजें डिक्लेयर करनी है। अगर नोटिस आया होगा तो जो डेट नोटिस कह रही होगी उस तारीख को डिक्लेयर करनी है, अदरवाइज 30 जून को डिक्लेयर करनी। 30 जून को मेरे एसेट्स कितने थे, स्पाउस के एसेट्स कितने थे, माइनर चिल्ड्रन के एसेट्स कितने थे, और अगर कोई शख्स और डिपेंडेंट है उसके एसेट डिक्लेयर करने। नंबर 2, मैंने एसेट्स कितने ट्रांसफर किए हैं ड्यूरिंग द ईयर, वो जो टैक्स ईयर चल रहा था 1 जुलाई से लेकर एंडिंग ऑन 30 जून वाला। डिटेल ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द पर्सन,
स्पाउस, माइनर चिल्ड्रन एंड अदर डिपेंडेंट, यानी आपने अपने साल के खर्चे बताने हैं। अब असल में हो क्या रहा है, जब मैं पिछले साल से चला आ रहा हूं ना, मेरे पास कुछ ओपनिंग एसेट्स पड़े हुए होंगे, ओपनिंग एसेट्स मौजूद होंगे। फर्ज किया किसी शख्स के पास 500 मिलियन के ओपनिंग एसेट्स मौजूद थे। ड्यूरिंग द ईयर उसने या कोई एसेट खरीदे हैं या परचेज किए हैं। फर्ज करें क्लोजिंग एसेट आ गए हैं 700 मिलियन के, तो फौरन से एक सवाल आएगा कि यार ये 200 मिलियन कहां से आए। अब इसकी टैक्सेबल इनकम इस साल की होनी चाहिए जहां से बताया कि ये 200 मिलियन कहां से आए, या ये कहे कि नहीं भाई टैक्सेबल इनकम कोई नहीं थी, मैंने लोन लेकर दिया, इसीलिए एसेट्स भी पूछ रहे हैं, लाइबिलिटीज भी पूछ रहे हैं, घर के खर्चे भी पूछ रहे हैं कि भाई खर्चे बताओ। मतलब अगर एक आदमी कहता है कि मैंने 200 मिलियन कमाया, 50 मिलियन मेरा खर्चा था, इसका मतलब है 150 मिलियन के अगर एसेट्स बचे हैं तो उसका सोर्स तो आ गया ना इसके पास। अगर तो ये सोर्स यहां से साबित हो रहा है, फिर हम कह रहे हैं ये एसेट्स ठीक हैं, बियॉन्ड मीन्स नहीं है। लेकिन अगर ये इनकम टैक्स रिटर्न में बता रहा है कि भाई 150 मिलियन मैंने कमाए हैं इस साल और एसेट्स में इजाफा हो रहा है 400 मिलियन का, तो फिर जो बाकी डिफरेंस है वो पता चल रहा है एसेट्स बियॉन्ड मीन्स है। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि अच्छा फिर इसको टैक्स कर लिया जाए कि ये पैसे कहां से आए हैं, इसने कोई इनकम छुपाई है या कहीं से रिश्वत कमाई है या कोई और इस तरह का काम किया है। तो आपको पता है इनकम टैक्स ने तो सिर्फ देखना है कि मैंने टैक्स लेना है, उसने मीन्स का जायज और नाजायज तो नहीं देखना, इसलिए ये बातें पूछी जा रही, ठीक है ना। फिर एक चीज हमने बनानी है, ये न्यूमेरिकली भी हमने करना है, ऐसे 5 मिनट का एक काम है, वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यानी मेरी ओपनिंग वेल्थ कितनी थी, मैंने ड्यूरिंग द ईयर क्या कमाया है, क्या खर्चे किए, तो मेरी क्लोजिंग वेल्थ इतनी आनी चाहिए। ये एक वेल्थ रिकंसिलिएशन हमने बना के देखा, दिस इज कॉल्ड वेल्थ स्टेटमेंट। क्या बताना है जी, टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटीज किसके, पर्सन के, स्पाउस के, माइनर चिल्ड्रन के, डिपेंडेंट के। एसेट ट्रांसफर्ड बाय द पर्सन, स्पाउस और ये सारे जो भी लोग थे, इनके एसेट एसेट ट्रांसफर्ड बाय द पर्सन टू एनी अदर पर्सन ड्यूरिंग द पीरियड स्पेसिफाइड। नहीं, ये स्पाउस और उनके नहीं, सिर्फ पर्सन ने बताना है। फिर डिटेल ऑफ एक्सपेंसेस, इसमें सारे लोग फिर शामिल हैं। स्पाउस के एक्सपेंसेस क्या हुए हैं, माइनर चिल्ड्रन के, यानी घर के आपने अपने खर्चे बताने हैं सारे, और वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एवरी रेजिडेंट इंडिविजुअल शैल फर्निश अ वेल्थ स्टेटमेंट एंड वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अलोंग विद द रिटर्न। किसने, रेजिडेंट ने। इसका मतलब है जो बंदा नॉन रेजिडेंट है उसने अगर रिटर्न जमा करानी है तो उसने वेल्थ स्टेटमेंट जमा नहीं करानी है, उसने सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम की रिटर्न जमा करानी है ड्यू टू नॉन रेजिडेंट होने की वजह से। इट विल बी फर्निश्ड बाय द ड्यू डेट, वो कहता है भाई जिस दिन रिटर्न की डेट है वही वेल्थ स्टेटमेंट की डेट है। द कमिश्नर मे बाय नोटिस रिक्वायर एनी इंडिविजुअल टू फाइल द वेल्थ स्टेटमेंट। किसी ने वेल्थ स्टेटमेंट जमा नहीं करवाई या कमिश्नर को लगता है यार इस बंदे की वेल्थ स्टेटमेंट मंगवाऊं, तो उससे जैसे इनकम टैक्स की रिटर्न मांगी जा सकती है, ये भी मांगी जा सकती है। 116 हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ वेल्थ स्टेटमेंट, ये वही वाली बातें सारी आ गई जी। एवरी रेजिडेंट इंडिविजुअल शैल फर्निश अ वेल्थ स्टेटमेंट एंड वेल्थ रिकंसिलिएशन, एवरी मेंबर ऑफ एओपी शैल फर्निश। इन दो लोगों ने करना है, कंपनी ने नहीं अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जमा करानी एज ए पर्सन, या इंडिविजुअल ने करानी है, एओपी ने भी नहीं करानी, एओपी के मेंबर्स ने अपनी अपनी करवानी है। ठीक हो गई बात जी। अच्छा जी, कैन वेल्थ स्टेटमेंट वंस फर्निश्ड बी रिवाइज, तो बिल्कुल जैसे इनकम टैक्स रिवाइज कर सकते हैं वेल्थ स्टेटमेंट भी रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपका कोई ओमिशन हो गया, कोई एरर हो गया, कोई एसेट डिक्लेयर करने से रह गया, तो कोई बात नहीं, आप बाद में इसको क्या कर सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, फिर आ गया फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट। अगेन इस सेक्शन का सारा क्रेडिट मियां नवाज शरीफ साहब को जाता है, क्योंकि जब ये हम सारे पनामा के और ये सारे केसेस बना रहे थे तो ये इनकम टैक्स में कहीं, और उस वक्त मेन एलिगेशन ये था कि भाई आपने अपने ये एसेट डिक्लेयर नहीं किए, और मजे की बात यह कि कानून में कहीं ये लिखा नहीं होता कि डिक्लेयर करने। फिर ये सेक्शन बनाया गया 116A, इसमें बताया गया कि नहीं जनाब, every resident individual having foreign income equal to or greater than 10,000 United States dollar or having foreign asset with a value equal or more than $100,000, उसने ये रिटर्न जमा करा।
अगर किसी बंदे की इनकम $10,000 से ज़्यादा है या उसके एसेट जो हैं $1,00,000 से ज़्यादा हैं, तो उसने फॉरेन एसेट्स की डिटेल भी बतानी है। शैल फर्निश्ड अ फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट, इट शैल बी इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, वही सारी चीज़ें। द पर्सन टोटल फॉरेन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, एनी फॉरेन एसेट ट्रांसफर्ड, कंप्लीट पर्टिकुलर ऑफ द फॉरेन इनकम डिराइव्ड, कहाँ से आई, क्या हुआ, फॉरेन बता। पहले ये सेक्शन मौजूद नहीं था, लेकिन अब आपने फॉरेन एसेट्स की डिटेल भी सबमिट करवानी है। लोकल एसेट्स के लिए 116 और वेल्थ स्टेटमेंट की शक्ल में, और फॉरेन के सूरत में 116 ए की सूरत में आपने ये डिक्लेयर करना। अब जरा सोचें क्या क्या चला गया हमारे इनकम टैक्स के पास। रिटर्न भी चली गई, वेल्थ स्टेटमेंट भी चली गई है, फॉरेन इनकम एंड एसेट्स की डिटेल भी चली गई है। अब गवर्नमेंट ने क्या करना है, अब गवर्नमेंट ने हमारा हिसाब किताब लगाकर टैक्स को चेक करना है जो हमने किया है। लेकिन सेक्शन की तरतीब के एतबार से यहाँ एक दो बातें और किताब ने लिखी हैं, उनको भी देखते हुए चलते जाते हैं। वो कहता है नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे थे और आपने वो बिजनेस ख़त्म कर दिया है, तो आप कमिश्नर को भी नोटिफाई कर दें कि यार ये बिजनेस मैंने ख़त्म कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया, बंद कर दिया। A person discontinuing a business shall give commissioner a notice within 15 days of discontinuance. The person discontinuing a business shall himself or on being required by the commissioner by notice furnished a return. The period of return will start from the first day of the year and will end on the day of the discontinuance. मसलन एक बंदा ने फर्ज कर लें 31 दिसंबर को अपना बिजनेस बंद कर दिया, तो 15 जनवरी तक नोटिफाई कर दे कमिश्नर को, और इन 6 महीनों की रिटर्न जो है वो जमा करवा, खुद ही जमा करवा दे। या जब ये डिसकंटिन्यूएंस का नोटिस देगा तो कमिश्नर कहेगा कि नहीं भाई, आप पहले अपनी आखिरी रिटर्न तो जमा करवाएं, अब आपका साल कंप्लीट होने का हमने इंतजार नहीं करना, और उस नोटिस में ही बता देंगे डेट कि भाई कब तक आपने रिटर्न जमा करवानी है। दिस पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज सेपरेट टैक्स। ये पीरियड एक सेपरेट टैक्स पीरियड कंसीडर हो जाएगा। ट्रांजिशनल के स्टाइल में लेस देन अ ईयर। What powers are available to commissioner in respect of the person who has not given the notice of discontinuation of the business? वो कहता है अगर ये ऊपर वाली बात 117 का कंप्लाइंस नहीं हुआ तो क्या कमिश्नर कुछ कर सकता है या बस बैठा तमाशा देखेगा? वो कहता है if the taxpayer does not give notice of discontinuance and commissioner has ground to believe that a business has been discontinued, मतलब एक कारोबार चल रहा था कमिश्नर के एरिया में, उसे नजर आ रहा है कि कारोबार बंद कर दिया, लेकिन जिसने बंद किया है उसने नोटिस नहीं दिया, और टैक्स पेयर इज लाइकली टू डिसकंटिन्यू द बिजनेस, ही मे सर्व अ नोटिस टू फर्निश द रिटर्न, कमिश्नर विल नोटिफाई द पीरियड फॉर विच द रिटर्न इज रिक्वायर्ड। कहते एक तो है कि कारोबार बंद हो गया, एक है कि नजर आ रहा है बंद होने लगा है। दोनों सूरतों के पास कमिश्नर के पास इख्तियार है कि अगर उसे लगे कि कारोबार बंद होने जा रहा है, मतलब उसे लग रहा है कि यार कारोबार अब आता भी कोई नहीं है, यहाँ हालात भी कोई नहीं है, तो नजर आ रहा है कि कारोबार बंद हो गया, तो दोनों सूरतों में कमिश्नर क्या कर सकता है, उसको नोटिस दे सकता है कि भाई आप अपनी आखिरी रिटर्न सबमिट करवा दें। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ रिटर्न फर्निश्ड बाय अ पर्सन हु हैज डिसकंटिन्यूड हिज बिजनेस? A return furnished here will be treated as deemed assessment. ये deemed assessment वाली बात अभी हम शुरू करने लगे हैं 120 पर पहुंचकर। Method of furnishing return. वो कहता है रिटर्न ऑफ इनकम, वेल्थ स्टेटमेंट, फॉरेन इनकम, ये सब कैसे फर्निश करनी है? प्रिस्क्राइब्ड मैनर में करनी है, यानी जो फॉर्म बना हुआ है उस पर फिल करना है। खुद आपने अपना कोई फॉर्मेट नहीं बनाना, कुछ नहीं बनाना, प्रिस्क्राइब्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं। रिटर्न भी प्रिस्क्राइब्ड जानी है, फॉरेन वेल्थ स्टेटमेंट भी जानी है, फॉरेन एसेट्स एंड लाइबिलिटी भी कैसे जानी है? प्रिस्क्राइब्ड मैनर में जानी है। ये कल हम पढ़ गए थे। अब असल में तो हमने पहुंचना है यहाँ पर 120 पर। अब जरा गौर करें अभी तक क्या काम हो गया है। आपने रिटर्न जमा करवा दी, आपने वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवा दी है, आपने फॉरेन एसेट्स एंड इनकम की स्टेटमेंट भी जमा करवा दी है। अब ये काम आपने कहाँ करवाया है? हमारा एक सॉफ्टवेयर है जिसको आयरस बोलते हैं,
ठीक है ना, जो FBR का जो सॉफ्टवेयर है उसको आयरिस बोलते हैं। उस सॉफ्टवेयर पर बैठकर आपने पहले अपना लॉगिन पासवर्ड जनरेट किए वहां बैठकर, और वहीं पर फॉर्म्स ओपन हो रहे हैं। ये जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म हम कह रहे हैं ना, ये वहीं ओपन हो रहे हैं। आपने रिटर्न का फॉर्म ओपन किया, उसके अंदर जो जो पर्टिकुलर मांग रहा था आपने सारे लिख दिए। आपने वेल्थ स्टेटमेंट का फॉर्म ओपन किया, वो जो जो पर्टिकुलर मांग रहा था वो आपने वहाँ एंटर कर दिया। फॉरेन अगर आपकी इनकम है या एसेट्स हैं तो वो भी आपने फॉर्म फिल कर दिया। अब आपने सॉफ्टवेयर को प्रोसीड किया, सॉफ्टवेयर ने अपनी वर्किंग की और उसने एक टैक्स कैलकुलेट करके आपके सामने निकाल दिया। पता लगा यार 4 लाख रुपए आपने टैक्स पे करना है। तो आपने उसे कहा अच्छा जी मुझे चालान प्रिंट कर दो। उसने चालान प्रिंट किया, आपने नेशनल बैंक में जाके अगले दिन जमा करवाया। उसने उसको एक नंबर, निफ्ट का एक नंबर अटैच किया, वो नंबर आपने लाके फिर सिस्टम में एंटर किया। सिस्टम ने इसको वेरीफाई कर लिया कि क्या पैसे जमा हो गए हैं, और अगर पैसे जमा हो गए हैं तो उसने एक रसीद आपको जारी कर दी कि योर रिटर्न हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। अब पुराना, वो जो कल हम एक असेसमेंट का लफ्ज बोल रहे थे, ठीक है ना, पुराना निज़ाम क्या कहता था? पुराना टैक्स का निज़ाम कहता था आप रिटर्न जमा कराएंगे। अब आ गया ऑफिसर, आ गए किसके? इनकम टैक्स के, कमिश्नर जिसे हम कह रहे हैं। अब कमिश्नर इसको वेरीफाई करेगा, आपको नोटिस जारी करेगा, आपको कहेगा ये ऐसे नहीं है, ऐसे है, ये आपने ठीक किया है, ये गलत किया है, और उसके बाद वो बताएगा आपकी इनकम कितनी बनती है। इसको कहते थे असेसमेंट, ठीक है ना। तो एक हमारा ईयर होता था इनकम ईयर, टैक्स ईयर, और एक होता था असेसमेंट ईयर, वो उससे अगला साल होता था। फिर जब ये 2000 ये हम बात करें 1979 वाला एक्ट, इससे पहले वाला जो पुराना एक्ट था, उसमें ऐसे काम होता था। इस एक्ट ने आके जब अब्दुल्ला यूसुफ साहब FBR के चेयरमैन थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन्होंने बड़ी अच्छी चेंजेस इनकम टैक्स के अंदर की। इन्होंने कहा यार नहीं, हम सारे टैक्स पेयर को चोर ही समझते हैं। यानी अभी तक का भी मिजाज अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही है, लेकिन किसी हद तक ठीक किया। वो कहते हैं जो टैक्स दे रहा है ना हम उसे चोर समझते हैं, जो नहीं दे रहा उसे पकड़ते नहीं। हाँ कहा नहीं यार, जो बंदे दे रहे हैं उनको इज्जत देना शुरू करें, और जो टैक्स नहीं दे रहे उनके गिर्द घेरा तंग करते हैं। यहाँ से वो कॉन्सेप्ट फिर इसाक डार साहब जब आए 2011 में, इन्होंने आके ये कॉन्सेप्ट 2012 वाले इलेक्शन में इन्होंने आके ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, फाइलर नॉन फाइलर वाला कॉन्सेप्ट। क्या जो लोग नॉन फाइलर हैं उनकी ज़िंदगी तंग करें, उनको सहूलियात कम करें, उन पे टैक्स ज़्यादा करें, उन पे ये करें, उन पे ये करें, ताकि लोग मजबूर होकर टैक्स देने की तरफ आएँ। और जो लोग रिटर्न्स जमा करवा रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, उन्हें रिस्पेक्ट दें। उन्हें रिस्पेक्ट देने का पहला तरीका सेक्शन 120 में बुनियादी अमेंडमेंट की गई। उन्होंने कहा यार ये जो आप बैठकर रिटर्न बना रहे हैं ना, कौन बना रहा है? आप बना रहे हो, ठीक है ना। वो कहते हैं जैसे ही आपने रिटर्न जमा कराई ना, हमने अज्यूम कर लिया कि यही असेसमेंट है आपकी, यानी हमने इसे सारे को ठीक मान लिया एज इट इज, ठीक है ना। हाँ अर्थमेटिकल एरर कोई है, कोई गलती है, कुछ सॉफ्टवेयर बेस, उसको वहीं चेक कर लेंगे उस वक्त, अदरवाइज कुछ नहीं है। जो आपने डिक्लेयर किया सोना, सही गलत झूठ जो भी है वो ठीक है जी, ओके डन हो गया। ये सेक्शन हमें ये बता रहा है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल असेसमेंट। और ये वही सेक्शन है, मैंने कहा था 3-4 सेक्शंस के नंबर याद करने पड़ेंगे हमें। ये हमें याद करना पड़ेगा कि ये सेक्शन 120 है, ठीक है ना। अब यहाँ से जो 3-4 सेक्शन आने हैं इनके हमें सेक्शन नंबर भी याद करने, बाकी पूरे लॉ में हमें कहीं सेक्शन नंबर याद करने की जरूरत नहीं। नॉर्मल असेसमेंट, इफ द टैक्स पेयर हैज फर्निश्ड अ कंप्लीट रिटर्न ऑफ इनकम, it will be considered that commissioner has made an assessment of taxable income and tax thereon, and return shall be considered as an assessment order issued by commissioner on the day return was furnished. वो कहते बस ये अज्यूम कर लिया कि कमिश्नर ने आपकी इनकम चेक करके उसने भी डिक्लेयर कर दिया कि आपका इतना ही टैक्स बनता था। इसको पुराने लॉ में हम सेल्फ असेसमेंट बोलते थे कि आपने तो खुद ही बनाई अपनी रिटर्न। वो कहते नहीं यार, बाय डिफॉल्ट हमने जितने लोग टैक्स जमा करा रहे हैं, जब उनकी रिटर्न जाएगी, जैसे ही रिटर्न की रसीद आएगी, इसका मतलब है इट इज अज्यूम्ड द रिटर्न शैल बी कंसिडर्ड एज असेसमेंट ऑर्डर इशूड बाय कमिश्नर ऑन द डे रिटर्न वाज फर्निश्ड। अ रिटर्न शैल बी कंसिडर्ड एज कंप्लीट इफ इट फुलफिल द कंडीशन मेंशन इन सेक्शन 114। 2 में अभी हम पढ़ कर आए कि जी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में हो, नेक्स्टर लगे हों, फुलां हो, वो भी कल पढ़ा था हमने। वो कहता है अगर आपने कंप्लीट रिटर्न जमा कराई है ना,
तो बस आपने रिटर्न जमा कराई, समझे असेसमेंट होगी, खत्म होगी कहानी, ताकि लोगों का थोड़ा सा एतमाद बहाल हो, लोग जो रिटर्न दे रहे हैं वो थोड़े से रिस्पेक्टफुली ट्रीट हों। अच्छा जी, a return furnished shall be processed through automated system to arrive at correct amount of total income, taxable income and tax by making adjustment for any arithmetical error, कहीं आपने टोटली गलत लगा दिया, any apparent incorrect claim, कोई आपने क्लेम गलत क्लेम कर लिया, नजर भी आ रहा है कि गलत है, disallowance of any loss, deductible allowance or tax credit, disallowance of any carry forward of losses, ये भी आप चीजें पढ़ भी रहे होंगे आगे चल के। वो कह रहा है ये जो टू ऑब्वियस चीजें हैं ना, मतलब एक लॉस था उसका फायदा 3 साल तक ले सकते थे, आपने चौथे में ले लिया, अभी ठीक टू ऑब्वियस के यार ये तो आप गलत कर रहे हो, इसमें किसी कमिश्नर की भी जरूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर ही कर देगा, ये आपने टोटली गलत लगाया, ठीक है ना। या एक आपने डोनेशन दी है, एक आपने ज़कात क्लेम की है कि मुझे ज़कात पर टैक्स क्रेडिट दें, लेकिन ज़कात डिडक्टेड अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस नहीं है, तो डिसअलाउ हो जाना चाहिए ना। यानी जो काम हम मैन्युअली डिसअलाउ कर रहे थे ना सवाल करते हुए, अगर वो गलती से आपने अलाउ कर ली है और सिस्टम उसको नोटिफाई कर पा रहा है तो सिस्टम उसे डिसअलाउ कर देगा, बंदा कोई नहीं इन्वॉल्व हुआ, ये सिस्टम बेस्ड काम हो रहा है। Adjustment shall be made after issuing a system generated notice to the taxpayer. Response of taxpayer shall be considered before making any adjustment. In this case, in case no response is received 30 days of notice, adjustment shall be made. ये वाला काम भी अभी यहाँ नीचे एंड में जाके लिखा होगा कि ये प्रोविजन जब अप्लाई होगी जब इसकी डेट आ जाएगी, अभी एफबीआर ने इसकी कोई वो नहीं दी, ये फ्यूचर में हम ऐसा करना चाह रहे हैं, अभी हम यहां खड़े हैं, आप रिटर्न जमा करा रहे हैं, आपकी रिटर्न एज इट इज ठीक हो गई है। हाँ, हमने लॉ में पिछले साल अमेंडमेंट की है, ये पिछले साल अमेंडमेंट हुई है कि नहीं यार हम उसे ना अर्थमेटिकली सिस्टम बेस चेक कर लिया करेंगे, लेकिन वो साथ ही नीचे लिखा हो कि नहीं यार अभी इसकी भी कब से अप्लाई होगी, प्रोविजन ऑफ दिस सब सेक्शन शैल अप्लाई फ्रॉम द डेट नोटिफाइड बाय एफबीआर, लेकिन अभी कोई डेट नहीं नोटिफाई हुई, इसका मतलब है ये बात हम पढ़ रहे हैं, अभी प्रैक्टिकली कोई नहीं हो रही है। लेकिन ये प्रोविजन क्या है, ये कह रहा है कि यार नहीं हम बिल्कुल एज इट इज ना तस्लीम करें, कम से कम हम अपना सॉफ्टवेयर ऐसे बनाएं कि वो ये चीजें सारी की सारी चेक कर ले कि कोई बंदा गलत कोई क्लेम तो नहीं कर रहा, लेकिन अभी कोई गलत भी कर रहा है तो एज इट इज हम एक दफा उसे तस्लीम कर रहे हैं। एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड नॉर्मल असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब है कि कमिश्नर ने चीजें चेक करके जो उसने फाइनल किया, लेकिन यहां मिजाज क्या दिया जा रहा है, सेल्फ असेसमेंट, कि भाई जो आप कहेंगे हम उसको ठीक मान लेते हैं। जैसे ही रिटर्न जमा हुई, अगर वो कंप्लीट है तो यही आपका फाइनल टैक्स बनता था, ओके, एक दफा तो आप समझे उसमें से क्रॉस हो गई। अच्छा जी, इफ रिटर्न इज इनकम्प्लीट, और अगर आपने जो रिटर्न जमा कराई वो कंप्लीट ही नहीं है, ये तो हम कंप्लीट का जिक्र कर रहे थे, अगर वो इनकम्प्लीट है तो क्या होगा, इफ रिटर्न इज इनकम्प्लीट कमिश्नर शैल इशू अ नोटिस टू टैक्स पेयर इन्फॉर्मिंग डेफिशिएंसीज। मसलन भाई आपने वेल्थ स्टेटमेंट जमा नहीं कराई, यार आपने बच्चों के एक्सपेंसेस जमा नहीं करवाए जी, आपने फलां चीज जमा नहीं करवाई, तो डेफिशिएंसीज बताएं, एंड विल ऑर्डर हिम टू प्रोवाइड मिसिंग इंफॉर्मेशन एंड पर्टिकुलर्स, और मांग लें उससे। नहीं, इनकम्प्लीट का मतलब इनकरेक्ट नहीं है, कोई चीज रह गई है। हाँ, वो अभी तो ये एक सेक्शन है ना, सारों को कलेक्टिवली नजर आएगा कि फिर क्या होना। इफ अच्छा जी, नोटिस आ गया आपको, नॉर्मली 15 दिन का नोटिस आता है कि भाई ये चीज जमा नहीं करवाई, अब आपने क्या किया, नोटिस का जवाब दे दिया, चीजें जमा करवा दी। इफ टैक्स पेयर कंप्लाई विद द नोटिस इन ड्यू टाइम, वही 15 दिन के अंदर, द रिटर्न शैल बी कंसिडर्ड एज कंप्लीट ऑन द डे इट वाज, दोबारा कंप्लीट हो गई। दोबारा कंप्लीट होने का मतलब है नॉर्मल असेसमेंट हो गई है, जो आपने काम मान लिया। और अगर आपने नोटिस का जवाब ही देना गवारा नहीं किया, इफ द टैक्स पेयर डज नॉट कंप्लाई विद द नोटिस, रिटर्न विल बी कंसिडर्ड एज इनवैलिड and it will be assumed that no return has been, इसका मतलब है आप कहाँ आ गए, नॉन फाइलर में आ गए।
अगर आपने नोटिस का जवाब नहीं दिया तो आप नॉन फाइलर हो गए, यानी आपने रिटर्न जमा ही नहीं करवाई, कैटेगरी में उसमें चले गए। 3 बातें समझ आ गई हमें। अगर रिटर्न कंप्लीट है तो नॉर्मल असेसमेंट हो गई, इट इज अज्यूम्ड के कमिश्नर ने असेसमेंट कर दिया। अगर रिटर्न इनकम्प्लीट है आपको नोटिस जारी करेंगे, अगर आप उसका जवाब विद इन टाइम दे देंगे तो फिर दोबारा कंप्लीट हो गई, आपकी असेसमेंट हो गई। लेकिन अगर आपने नोटिस का जवाब ही देना गवारा नहीं किया या जो चीज़ें मांगी थी वो प्रोवाइड नहीं की हैं, तो फिर आप इनवैलिड रिटर्न हो गई। आपकी जो रिटर्न जमा करवाई हुई थी उसकी कोई वैलिडिटी नहीं रही, आप दोबारा उसकी FBR की किताबों में नॉन फाइलर हो गए। नहीं, एक रिटर्न तो हमने उस वक्त सॉफ्टवेयर हमें बताता है ना, टैक्स तो असल में साथ साथ जा रहा होता है ना, सैलरी पे कटा हुआ है, साथ साथ कटा हुआ है, ये तो फाइनल हिसाब किताब है ना। जैसे मेरा टैक्स जो है ना वो राइस काट रहा है साल में, वो एक अंदाजे से काट रहा है, वो बताया हुआ कैसे काम हो रहा है, एक एक्स अमाउंट टैक्स कट गई, लेकिन मेरा टैक्स बना एक्स प्लस 500,000, इसका मतलब है 5 लाख अभी मैंने और जमा कराना है रिटर्न के साथ। ये तो मैं जमा कराऊंगा तो रिटर्न बनेगी ना। जब मैं सॉफ्टवेयर में डाटा डाल रहा था ना तो सॉफ्टवेयर ने कैलकुलेशन की, सॉफ्टवेयर ने मेरे से पूछा आपका कोई टैक्स तो नहीं कटा हुआ, मैंने उनसे कहा हाँ कटा हुआ है। अच्छा वैसे सारा ऑटोमेटेड है, उसके पास पहले ही आ रहा है, हर महीने जब मेरा टैक्स कटता है तो मेरे नाम पर FBR में जमा होता है ना, तो ये उस सॉफ्टवेयर के अंदर भी जा रही है सारी इंफॉर्मेशन। हत्ता कि मेरे मोबाइल पे जो टैक्स कटा, जो जहां जहां टैक्स कटा और वो ठीक कट के गवर्नमेंट के खजाने में गया, वो ऑलरेडी उस रिटर्न के फॉर्म में पहले लिखा होगा कि भाई आपने 4 लाख तो टैक्स दिया हुआ है, बना आपका 9 लाख है तो बाकी का 5 लाख दे दो। अब ये बाकी का 5 मैं जमा करवाऊंगा तो रिटर्न जमा होगी, अदरवाइज रिटर्न जमा नहीं होगी। ये तो है मेरा क्लेम। लेकिन वो कहता है यार अभी फिलहाल आपको जरा प्रोटोकॉल देने के लिए हमने कहा जो आपका क्लेम है यही फाइनल है, चलो जी डन हो गया। क्लियर हो गई बात? मेरे ही क्लेम को ठीक मान के रिटर्न जमा हो गई। अब रिटर्न जमा हुई, जब ये वाला काम चलेगा ना, ये वाला, ठीक है, या ये चलेगा या कमिश्नर वैसे देख रहा है कि यार इसने फलां चीज तो दी नहीं है, तो वो इसको कहे कि भाई आपकी रिटर्न पूरी नहीं है, आपने बच्चों के एक्सपेंसेस नहीं बताए, तो बता दे। अगर नहीं किए तो वो जो रिटर्न जमा कराई थी वो क्या हो गई? इनवैलिड। वो जो टैक्स जमा कराया वो वैलिड ही है। मेरे खाते में 9 लाख रुपया पड़ा हुआ है कि मैंने गवर्नमेंट को 9 लाख दिया हुआ है, रिटर्न मेरी इनवैलिड हो गई। नहीं 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 नहीं, टैक्स तो जो जमा कराया वो तो हमारा ही है ना, वो तो मेरे अकाउंट में ही पड़ा है ना पैसे तो वो। अच्छा जी, अब क्या हुआ जी, एक कहानी खत्म हो गई। पहला प्रोटोकॉल हुआ कि आपने जो कुछ डिक्लेयर किया है एज इट इज उसको ठीक मान लिया। वो एक मशहूर वाकया है ना, एक ऐसी कहावत सी मशहूर है ना कि एक बादशाह ने एक दफा ऐलान कर दिया कि भाई ये जो यहाँ हमने एक वो बनाया है ना तालाब, उसके अंदर कल सब लोग जो हैं वो एक एक बाल्टी जो है या एक एक डोंगा जो है वो दूध का डालेंगे, तो हम इसको दूध से भरना चाहते हैं, रात के अंधेरे में डालेंगे आपकी सारा। तो सुबह उठे तो वो सारा तालाब जो है वो पानी से भरा हुआ था। हर बंदे ने सोचा यार सब दूध डाल रहे होंगे, अगर मैं 1 किलो पानी डाल भी दूंगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो वो सुबह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ऐसे बेहतरीन किस्म का स्विमिंग पूल तैयार था, तो उसमें दूध किसी ने भी नहीं डाला हुआ था। अब अगर सेक्शन 120 ऐसे ही रखा जाता तो ये सुबह पानी से भरा होना था तालाब हमारा। अब इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस लगाना पड़ेगा ना कि ठीक है यार मान लिया, सबकी बातें मान लिया, लेकिन लगाना पड़ेगा। लेकिन हम 10% लोगों को इसमें से सिलेक्ट करेंगे और उनका कंप्लीट चेक करेंगे। अब डेटरेंस क्रिएट होगा ना कि जो बेचारा गरीब का बाल फंस जाएगा वो फंस जाएगा। अब किस्मत की बात है। अब आपने या तो आप ये सोचें कि अच्छा यार खैर है उल्टा सीधा जमा करा देते हैं, अगर इतनी बदकिस्मती हुई कि 10% में आ गए तो फिर ठीक कर लेंगे, ठीक है ना। या आप ऐसे सोचें, पॉजिटिव सोचें, आप कहेंगे नहीं यार ये तो चेक होनी ही होनी है यार, मैं ठीक अपनी तरफ से तो सारी ठीक जमा करूँ, तब भी 90% लोग यहीं फॉल करते हैं आप हमारे मुल्क में। ये जो हम नहीं टैक्स पेयर ये वो नहीं, इतना बुरा निज़ाम नहीं है जितना हम प्रोजेक्ट करते हैं। 90% लोगों की रिटर्न को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एज इट इज़ मान लेती है।
सिर्फ 10% को सिलेक्ट करती है और उनका डिटेल ऑडिट किया जाता है, तभी टैक्स कलेक्ट होता है। नहीं, टैक्स कलेक्ट होने की तो सबसे बड़ी वजह वो जो हम बिजनेस इनकम में पढ़ के हैं कि अगर आपने टैक्स ना काटा तो तुम्हारी खैर नहीं, उस वजह से डिडक्शन एट सोर्स पे सारा टैक्स इकट्ठा हो रहा है। मतलब मैं रिटर्न जमा ना करवाऊं, फर्ज किया, लेट्स अज्यूम एक ऐसे महावरतन बात करें, मैं रिटर्न ना जमा कराऊं तो गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं है। भाई मुझे राइस टैक्स मेरा काट के दे रहा है, मैंने मोबाइल पे टैक्स पे किया हुआ है, बहुत सारी जगह टैक्स पे किया हुआ है, मैं रिटर्न जमा करवाऊं तो इसका बेनिफिशियरी मैं ही बनूंगा, मैं फाइलर बनूंगा, मैं सारा कुछ होऊंगा। लेकिन गवर्नमेंट ने जो मेरे से पैसे लेने थे वो तो उसने निकाल लिए हुए, ठीक है ना, निज़ाम ऐसे चल रहा है। चल अच्छा, खैर 120 में नॉर्मल असेसमेंट होगी। अब आ गया जनाब 121, ये सारे सेक्शन है जो आपने जिसके नंबर भी याद रखने। 121 को हम कहते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। If a person fails to furnish return of income in response of notice under subsection 114 में हमने कहा था कि यार अगर कोई बंदा रिटर्न जमा, किसने रिटर्न जमा करानी है, फिर हमने कहा अगर वो ना कराए तो कमिश्नर मांग सकता है। कमिश्नर कैसे रिटर्न मांगेगा? नोटिस देकर, ठीक है ना। अब कमिश्नर ने नोटिस जारी किया, उस बंदे ने नोटिस का जवाब ही नहीं दिया। इफ द पर्सन फेल टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम इन response of notice under subsection 40, fail to furnish a return as non-resident ship owner or aircraft owner। ये जो पाकिस्तान से शिप्स जा रहे हैं या एयरक्राफ्ट जा रहे हैं, एमिरेट्स का जहाज जा रहा है, फलां जा रहा है, इन्होंने भी रिटर्न जमा करानी होती है हर फ्लाइट टू फ्लाइट। अगर इन्होंने जमा नहीं कर, अब ये फेल्स टू सबके साथ पढ़ना है, ठीक है ना। तीसरा बंदा फेल टू फर्निश वेल्थ स्टेटमेंट। एक बंदे को नोटिस दिया था कि वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाओ, लेकिन उसने फिर भी नहीं करवाई। फेल टू प्रोड्यूस बिफोर कमिश्नर और स्पेशल ऑडिट पैनल अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 170। ये वो ऑडिट है जो 10% हमने उठाना है ना, उस ऑडिटर ने कुछ चीजें मांगी हैं और ये बंदा अब उसको चीजें नहीं दे रहा। फेल्स एनी पर्सन एम्प्लॉयड बाय अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट अंडर सेक्शन 70। अच्छा, और ये भी एफबीआर क्या करता था, एफबीआर खुद भी ऑडिट करता था, लेकिन अभी एफबीआर के पास ऑडिट का इतना ज़्यादा स्किल सेट नहीं था। ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1995-96 में। तो इन्होंने एक अमेंडमेंट की कि यार ऑडिट जो है ना हम चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवा लेते हैं। तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स को अपॉइंट कर देते हैं, तो वो फिर ऑडिट कंडक्ट कर देते हैं। मैंने बहुत सारी, मेरी फर्म जब थी तो हमने बहुत सारे लोगों का ऑडिट इसके अंदर किया हुआ है। बल्कि एक हमारे वो थे पाकिस्तान के साबका प्राइम मिनिस्टर थे, नहीं इमरान खान नहीं, वो थे हो गए यार, इमरान खान अल्लाह ना करे थे हो जाए, तो वो थे हो गए, क्या नाम था उनका, नहीं तुम लोग याद ही नहीं आने देना नाम। अच्छा जी, मलिक, बहरहाल चलो अब नाम ध्यान में नहीं आ रहा। मतलब हम सब सियासतदानों को चोर समझते हैं ना आम तौर पर। उनका केस मैं सेक्शन 177 में अपॉइंट हुआ उनके केस में, और मुझे उन्हें देखने का करीब से मौका मिला। वो अब उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, वो मेरे फर्म के दफ्तर खुद आया करते थे बजाय इसके कि उनका वकील आता, और वो उस वक्त मेहरान गाड़ी में आते थे, प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर, और उनके इतने नीट एंड क्लीन टैक्स रिकॉर्ड कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। ये जो मैंने अपने हाथ से देखी हुई बातें, मैं अपॉइंटेड एज ए ऑडिटर, मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो जो हम लोग समझते हैं ना कि सब लोग चोर हैं, सब ही ऐसे हो गया है, सब ऐसे नहीं हो रहा। कहीं मुल्क कायम है, मुल्क दुनिया में आगे भी गया है, हमने बहुत सारी चीज़ें अचीव भी की हैं, हम एटमी ताकत भी हैं, तो कहीं कोई पिलर मौजूद थे मुल्क में जो यहाँ तक हम लेकर आए हुए हैं। खैर है नहीं हो, वो कह रहे जी ये सारे काम अगर किसी बंदे ने नहीं किए हैं, सबसे पहले तो हमने उसे नोटिस दिया है ना, और उस बंदे ने हमें इसका नहीं कराया, लिफ्ट ही नहीं कराई, ठीक है ना, तो फिर क्या हुआ, वो कहता है भाई द कमिश्नर में, अभी भी में, शेल नहीं, कमिश्नर की मर्जी है, कमिश्नर में बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड एक्सरसाइज हिज बेस्ट जजमेंट मेक एन असेसमेंट ऑफ द इनकम एंड। वो कहते हैं कमिश्नर के पास भी तो कुछ इंफॉर्मेशन है ना, कमिश्नर के पास भी इंफॉर्मेशन है,
बहुत सारे हम ऑनलाइन सारी चीज़ें हमने कर रखी हैं, कमिश्नर के पास हमारी बैंक्स की डिटेल है, हमारी प्रॉपर्टी की डिटेल है और बहुत सारी डिटेल है। वो कहते हैं कमिश्नर क्या करे, जो उसके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ना, और अपनी बेस्ट जजमेंट लगाए। बेस्ट जजमेंट का मतलब है बाइस्ड ना हो, बदयांती पर मबनी ना हो, एक एज अ ऑर्डिनरी रैशनल इंसान के अपनी जजमेंट लगाए और इसकी इनकम डिटरमिन कर दे। क्योंकि जवाब तो ये दे नहीं रहा, इसको तो बुलाना चाह रहे थे कि भाई आओ, लेकिन ये आ नहीं रहा है, तो फिर क्या करें, आप एक बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास कर दें। नाउ assumed assessment shall have no legal effect। वो कह रहा है कि वो जो हमने 120 वाली थी ना, अब बाद में तो वो रिप्लाई कोई नहीं कर रहा, तो वो 120 वो कहे जनाब आपने तो कहा था कि हमने वो मान लिया, कहता नहीं नहीं वो कोई नहीं मानी, खत कैंसिल हो गए, तुम तो जवाब ही नहीं दे रहे हो। हमारा बात समझ आ रही है? वो कह रहा है अगर कोई एज्यूम्ड असेसमेंट थी 120 की, तो उसका इम्पैक्ट खत्म हो गया, बिकॉज आपने जवाब नहीं दिया, और वो नोटिस, एक नोटिस दिया, दूसरा नोटिस दिया, अब आप जवाब नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं है। कमिश्नर अगर चाहे तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट फ्रेम कर ले आपके अगेंस्ट, ना चाहे तो अभी आगे चलते हैं ना, अभी तो आगे सेक्शन चल रहे हैं ना, कंटिन्यूशन में चल रहे हैं सेक्शन अभी। हाउ टू एक्सरसाइज बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, अवेलेबल इंफॉर्मेशन विद कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू, यानी जो कमिश्नर के पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, कैन कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम बैंक, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लास्ट ईयर टैक्स लाइबिलिटी, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन, इस तरह की कुछ भी जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन। मतलब कोई बंदा जो रिप्लाई नहीं दे रहा, राइस का कोई एम्प्लॉई या कोई जो है फैकल्टी मेंबर रिप्लाई नहीं दे रहा, तो कमिश्नर राइस से पूछे कि यार आप इनको कितनी सैलरी पे करते हैं, और राइस उसका जवाब दे, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन। ठीक है ना, जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसकी बेस पर इसका क्या कर लिया जाए, इसकी असेसमेंट ड्राफ्ट कर ली जाए। कहां? अंडर सेक्शन 121। दिस इज कॉल्ड बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। जब भी असेसमेंट होगी तो हमने क्या करना है, एक असेसमेंट ऑर्डर पास करना है। आफ्टर मेकिंग एन असेसमेंट द कमिश्नर शैल इशू असेसमेंट ऑर्डर। उस ऑर्डर में क्या लिखना है, बताए भाई आपकी टैक्सेबल इनकम अब हमने बना दी है इतनी है, उसके ऊपर टैक्स इतना बनता है, आपने अगर पहले पे किया हुआ तो वो माइनस कर लें, और फिर साथ ही एक बात बताएं कि जो हम ऑर्डर आपको जारी कर रहे हैं ना, टाइम, प्लेस एंड मैनर ऑफ अपीलिंग दी असेसमेंट ऑर्डर। अगर आप इससे एग्री नहीं करते, आप कहते हैं नहीं गलत कह रहे हैं हम, तो फिर आप कहां अपील कर सकते हैं, कितने अरसे में अपील कर सकते हैं। आगे अपील के चैप्टर में पढ़ेंगे कि कमिश्नर अपील के पास अपील कर सकते हैं 30 दिन के अंदर अंदर, ये भी ऑर्डर के अंदर ही लिखा हुआ होगा। अब ये ऑर्डर हमने जारी किया है, यानी डिपार्टमेंट ने जारी किया है। पहला जो था 120 वाला, उसको हमने अज्यूम किया था कि डिपार्टमेंट ने जारी किया है, हालांकि वो तो हमने ही बनाया था। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कैन बी इशूड विद इन 6 ईयर आफ्टर द एंड ऑफ द टैक्स ईयर टू विच इट रिलेट। वो कहता है भाई ये ना अब सारी जिंदगी वो जैसे नवाज शरीफ के खाते हमने खोले थे पिछले 30 साल पुराने, ऐसे नहीं करेंगे। 6 साल पिछले आपके हैं, अगर यानी आज से 8 साल पहले एक आम इंसान ने जो कोई कमी कोताही की हुई है खत्म हो गई, अब नहीं कुछ किया जा सकता। 6 साल थे इनकम टैक्स वालों के पास, उसके अंदर अंदर अगर कोई चीज चेक करनी थी तो कर लें, अदरवाइज वो गुजर गया टाइम, इसे हम कहते हैं टाइम बार्ड हो गया। ठीक है ना, ओके। तो कौन सी असेसमेंट आ गई? 121 की, where notice for furnishing a return of income is issued for one or more of the last 10 completed tax year. Best judgment assessment order shall be issued within 2 years from the end of the tax year in which notice for filing of the return is issued. वो कहता है कि यार अगर नोटिस जारी किया था हमने, नोटिस में हमने 2 बातें पढ़ी थी। एक वो जिसने 5 साल में कोई रिटर्न जमा कराई है, उसको तो सिर्फ 5 साल तक का नोटिस जारी कर सकते हैं, और एक था जिसने कोई भी रिटर्न नहीं जमा कराई, उसे 10 साल का नोटिस जारी कर सकते हैं। अगर ये 10 साल वाला बंदा है, ठीक है ना, और वो उसका रिप्लाई नहीं दे रहा, क्योंकि 121 कब अप्लाई होता है? व्हेन यू फेल्स टू कंप्लाई। ठीक है ना, हमने रिटर्न मांगी है, इसने कोई रिटर्न नहीं जमा कराई थी, हमने इसे पिछले 10 साल की रिटर्न मांगी है, और ये फेल्स टू कंप्लाई कर रहा है, तो फिर ये बंदा यहां फॉल कर गया। Where a notice for furnishing a return of income is issued for one or more of the last 10 completed tax year, best judgment assessment order shall be issued within
2 years from the end of the year in which notice for filing is issued. यानी जिस दिन नोटिस जारी किया, अब 2 साल के अंदर अंदर आपने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अपनी कंप्लीट करनी है। किस बंदे के लिए? वो 10 साल वाले के लिए। और जो बाकी लोग हैं, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कैन बी इशूड विद इन 6 years आफ्टर द एंड ऑफ द टैक्स ईयर टू विच इट रिलेट्स। डन होगी बात? अच्छा, टाइम लिमिट फॉर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। If any return filed during last 5 completed tax year or any of the other non-compliance was conducted, यानी पिछले 5 साल में आपने रिटर्न जमा करवाई हुई है within 6 years after the end of the tax year to which it relate। मस्कन ऐसे सोचे। वैसे तो आगे बनाया ही होगा मैंने सवाल, वहीं देखते आगे बना हुआ होगा। अच्छा जी, जैसे कि असेसमेंट फॉर टैक्स ईयर 2021 कैन बी इशूड टिल 30 जून 2021 का टैक्स ईयर। 6 साल अगर रिटर्न बंदा जमा करा रहा है तो 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 जून 2027 तक मांग सकते हैं, कोई चीज मांगनी है। 28 शुरू हुआ आपका, 2021 क्लोज हो गया अगर आप रिटर्न जमा कराते आ रहे हैं। ठीक हो गई बात? लेकिन अगर आप रिटर्न जमा नहीं करा रहे, इफ नो रिटर्न फाइल ड्यूरिंग लास्ट 5 years, तो फिर पहली बात पिछले 10 साल की रिटर्न आई है। अब रिटर्न कब मैं असेसमेंट कब करनी है? विद इन 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द टैक्स ईयर इन विच नोटिस फॉर फाइलिंग ऑफ द रिटर्न इज इशूड। जैसे कि if notice issued for tax year 2015 on 30th September 2021, तो फिर 30th September 2021 से लेकर अगले 2 साल के अंदर अंदर जब नोटिस जारी हुआ, वहां से 2 साल के अंदर अंदर आपने अपनी क्या करनी है? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट फाइनल करनी है। विद इन 2 years। अच्छा, अब यहां एक बात समझिए, जरा यहां की लैंग्वेज देखें जरा क्या करता है। कौन से टैक्स ईयर की रिटर्न जारी करना चाहते हैं हम? 2015 की। नोटिस कब दिया है? 30 सितंबर 2021। अब जरा गौर करें, लॉ जब टाइम लिमिट लिख रहा है ना, वो कैसे लिख रहा है? वो कहता है 2 साल। 2 साल यहां से नहीं कह रहा, वो कह रहा है जिस टैक्स ईयर में नोटिस जारी किया है ना, वो तो बोनस में टाइम है ना, इसका एंड करें। टैक्स ईयर कब एंड होगा? अब 30 जून 2022। यहां से 2 साल लेने हैं। इसका मतलब है 22, 23, 24, 30, 6, 24 तक असेसमेंट करनी है। अब ये वाली लैंग्वेज कैसे समझ आ रही है? लिखा हुआ है विद इन 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द टैक्स ईयर इन विच नोटिस फॉर फाइलिंग रिटर्न इज इशूड। पहले जब आपने नोटिस जारी किया जिस टैक्स ईयर में, पहले इसका एंड करें, फिर एंड से 2 साल लेने हैं। बात समझ आई है? थोड़ा सा टाइम बोनस में उन्होंने एक्स्ट्रा ले लिया है। इसका मतलब है मैक्सिमम 3 साल हो गए, क्योंकि अगर आपने 1 जुलाई 2021 को भी नोटिस जारी किया तो ये साल तो पहले एंड होने देना। पहले इसका एंड आएगा, फिर इसके एंड के बाद 2 years आगे चलेंगे और फिर आपने ये रिटर्न जमा करवानी है। तो यहां टाइम लिमिट कैसे कैलकुलेट करना है, इसके ऊपर आपने स्पेशल खसूसी फोकस करना है। 2 सेक्शन जिनका नंबर भी याद रखना है, अभी और भी आने हैं। अभी आज हमने 2 पढ़ लिए। नंबर 1 120 नॉर्मल असेसमेंट, 121 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। कल मुलाकात होगी, यहां से आगे चलेंगे।